एक सुनसान खेत में एक डरावना मानवाकार राक्षस धीरे धीरे रेंगता हुआ बाहर निकला। उसका सूखा शरीर बेहद कमजोर दिख रहा था। हर कदम उठाना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन जमीन पर पड़े कुछ कीड़ों को खाने के बाद राक्षस ने अपनी ताकत फिर से पाई और नया जीवन पाया। और यह राक्षस कहानियों में वर्णित अमर मानवभक्षी राक्षस था। 23 साल बाद भयंकर मानवभक्षी राक्षस फिर से जागा, एक और 23 दिनों के खूनी शिकार के लिए तैयार। पहला शिकार एक युवा था जो स्पोर्ट्स कार चला रहा था। पेशाब के लिए बेताब वह जंगल में गहराई तक गया और यूं ही कहीं पेशाब कर दिया, अनजान कि वह राक्षस का शिकार बन चुका था। भोजन से तृप्त राक्षस पूरी तरह पुनर्जीवित हो गया। फिर उसने अपना प्रिय रथ पाया, प्रसिद्ध टोमाहॉक उठाया और आधिकारिक रूप से शिकार शुरू किया। उसी समय शहर एक भव्य कॉस्प्ले राक्षस प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा था। क्योंकि राक्षस की कहानियां यहाँ हमेशा प्रचलित रही हैं, आयोजकों ने जानबूझकर इसे यहीं करने का चुनाव किया। और कहा जाता है कि आज ही राक्षस के पुनर्जन्म का दिन है, इसलिए इस शुभ दिन को चुना गया। कई युवा प्रसिद्धि की वजह से आए, लेकिन वे राक्षस की कहानी पर यकीन नहीं करते थे। उनमें शामिल थे शाओ हेई और उसकी प्रेमिका रुआन। लोग पेंटागन द्वीप के विभिन्न राक्षसों के रूप में अभिनय कर रहे थे, अनजान कि असली राक्षस आने वाला है। तभी एक बूढ़ा आदमी अचानक चीखता हुआ भीड़ में घुस गया। उसके शरीर में अभी भी एक खून से सना तलवार फंसा हुआ था। दर्द से कराहते हुए वह कुर्सी पर बैठ गया और बेहोश हो गया, जिससे वहां मौजूद सभी लोग डर गए। लेकिन जब मेडिकल स्टाफ बचाव के लिए पहुंचने ही वाला था, वह बूढ़ा हंसते हुए खड़ा हो गया। पता चला यह सिर्फ उसकी शरारत थी। सभी अनजान थे कि यह शरारत जल्द ही हकीकत बनने वाली थी। सबको सफलतापूर्वक डराने के बाद संतुष्ट बूढ़ा सिगरेट पीते हुए जंगल में चला गया और यूं ही कहीं पेशाब करने लगा। और राक्षस को ऐसे गंदे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत थी, इसलिए वह तुरंत बूढ़े के पीछे प्रकट हुआ, उसकी गर्दन पकड़कर ऊपर उठाया और फिर उसे पेड़ के लोहे के हुक पर लटका दिया। जाने से पहले राक्षस चाकू ठीक करना नहीं भूला और मानव हड्डियों से बने 2 डार्ट्स ने उसे सीधे दादी की गोद में भेज दिया। दूसरी ओर छोटू और लेन खाना खा रहे थे। वे एक डार्ट स्टॉल पर पहुंचे, जहां मालिक ने लेन को डार्ट्स सिखाए और बताया कि ये राक्षस द्वारा बनाए गए हैं। दोनों ने सोचा यह मजाक है, पर उन्हें नहीं पता था कि ये डार्ट्स वाकई राक्षस के इस्तेमाल किए हुए थे। फिर मालिक के साथ वे एक बड़े लॉटरी इवेंट में पहुंचे। आज का भाग्यशाली बनकर आप एक खास प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं, एक पागल भूतिया घर की सैर। कहा जाता है कि राक्षस उस घर में रहता था और मजे की बात, कपल ने बड़ा इनाम जीत लिया। छोटू उत्साहित होकर लेन को स्टेज पर खींच रहा था, पर लेन जाना नहीं चाहता था क्योंकि वो कभी इतना लकी नहीं रहा। भूतिया घर का आइडिया उसे डरा रहा था, पर छोटू ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे खींचकर स्टेज पर ले गया। उन्हें पता चला कि जाने से पहले एक फॉर्म साइन करना होगा और उनकी यात्रा लाइव स्ट्रीम होगी, जिससे लेन और भी चिंतित हो गया। पर छोटू ने बिना सोचे अपना नाम लिख दिया और आखिर में लेन को भी साइन करना पड़ा। फिर स्टाफ के साथ वे भूतिया घर जाने वाली गाड़ी में बैठे और ड्राइवर वही डार्ट दुकान का मालिक था। पर इस वक्त उन्हें नहीं पता था कि वे आयोजकों के जाल में फंस चुके थे। उसी समय खतरनाक राक्षस भी अपनी गाड़ी में निकल पड़ा। जब छोटू की टीम मंजिल पर पहुंची, राक्षस भी वहां था और उसकी नजर छोटू और लेन पर थी। राक्षस का शिकार लेन था। तभी फोटोग्राफर टीम से अलग होकर कब्रिस्तान में घुस गया, जहां उसने काले कपड़ों में एक अजीब औरत देखी। वह औरत लॉटरी इवेंट की होस्ट थी और छुपे तौर पर आयोजकों में से एक थी। फोटोग्राफर उसके पीछे चला, अनजान की खतरावश होने के पीछे छिपा। दूसरी तरफ लेन भी गुस्से में कब्रिस्तान में चली गई, क्योंकि ज्यों हेई मेजबान की छोटी बालों वाली लड़की के बहुत करीब था। ज्यों हेई ने पीछा किया और समझाता रहा, लेकिन उसे लेन की माफी नहीं मिली। अंत में उसने पहले से तैयार की गई अंगूठी निकाली और कब्रिस्तान में लेन को प्रपोज करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही लेन मुड़ी, उसे एक उड़ने वाले राक्षस ने उठा लिया। बाकी 3 लोग कब्रिस्तान में घूमकर खोजने लगे, क्योंकि उन्हें कोई निशान नहीं मिला। अचानक उन्हें जमीन पर गिरा हुआ कैमरा दिखा, जिस पर खून के धब्बे थे। उन्होंने सोचा कि फोटोग्राफर का सामना किसी बड़े जानवर से हुआ होगा। जब वे सोच रहे थे, ज्यों हेई घबराकर आया और बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड को एक उड़ने वाले राक्षस ने पकड़ लिया है। तब उन्हें समझ आया कि फोटोग्राफर पर हमला करने वाला कोई जानवर नहीं था। ज्यों हेई राक्षस के पीछे भागा और दूसरों को पुलिस बुलाने को कहा, लेकिन कुछ कदम चलते ही वह किसी चीज पर फिसल गया। मुड़कर देखा तो पाया कि वह मृत फोटोग्राफर था। आए हुए तीनों ने भी यह डरावना दृश्य देखा और सोचा कि पकड़ी गई लेन भी खतरे में है। वे सामने के भूतिया घर की ओर भागे, लेकिन अंदर जाते ही पीछे का दरवाजा बंद हो गया और 3 काले कपड़ों वाले लोगों ने उन्हें कैद कर लिया। पता चला कि ये तीनों इस घटना के आयोजक थे और मानव भक्षी राक्षसों के पागल भक्त थे। उन्होंने जानबूझकर ओगरे के लिए सही शिकार चुनने की योजना बनाई, ताकि उन्हें यहाँ ओगरे द्वारा शिकार किया जा सके। यहाँ तक कि उसके साथ आए कुछ स्टाफ सदस्यों को भी नहीं पता था कि रयान पहले से ही ओगरे द्वारा लाश बोर्ड से बंधा हुआ था। उसने उत्साह से अपने शिकार को देखा, फिर चाकू उठाकर रयान के माता पिता की ओर बढ़ा। दूसरी ओर फंसे लोग बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे, लेकिन सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। सभी ने दाढ़ी वाले आदमी पर शक किया, लेकिन उसने कहा कि उसे कुछ नहीं पता। दोनों पक्षों के बीच एक भयंकर झगड़ा हुआ। जल्दबाजी में दाढ़ी वाले आदमी ने पिस्तौल निकालकर ट्रिगर दबा दिया। गोलियों की आवाज ओगरे के कानों तक पहुंची। उसने तुरंत अपना काम रोक दिया, जमीन पर कूद गया
पंख फैलाकर आकाश की ओर दहाड़ा। पहले घर में लोगों से निपटने के लिए तैयार हुआ और रयान ने अपनी जान बचाई। जल्द ही दस्तक ने घर की शांति भंग कर दी। ओगरे दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। वे डर के मारे दूसरी मंजिल पर भाग गए, लेकिन एक कमरे का दरवाजा खोलते ही वे सन्न रह गए। छत से एक कटी हुई लाश लटक रही थी। ध्यान से देखा तो यह वही बदमाश था जो पार्टियों में उपद्रव मचाता था। इससे पहले कि वे संभल पाते, ओगरे ने खिड़की से प्रवेश किया, मानो मौत का फरिश्ता अपने शिकार का निरीक्षण कर रहा हो। दाढ़ी वाले आदमी ने दृढ़ता से ट्रिगर दबाया, लेकिन ओगरे का शरीर अमर था। साधारण गोलियां उसे नहीं मार सकती थीं। उसने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी फेंक दी और फिर उसके मुंह से एक भेदी चीख निकली। ओगरे को पास आते देख ज्यो ने कुल्हाड़ी उठाई और उस पर हमला किया। साथ ही अपनी प्रेमिका के बारे में पूछता रहा। उसी समय पीछे के 3 लोगों ने भी दरवाजा खोला। जियो को धीरे धीरे बढ़त लेते देखा। ओगरे को पीछे धकेलते हुए उन्होंने जल्दी से जियो को वहां से खींच लिया। डर था कि कहीं ओगरे उसे मार न दे। 2 सुअर साथियों की मदद से ओगरे को राहत मिली। उसने क्षतिग्रस्त बांह को लाश से हाथ फाड़ा और मुंह में डालकर कुतरने लगा। कुछ क्षणों में एक नया हाथ वापस बढ़ गया। यह ओगरे की अमरता का रहस्य है। चाहे कितना भी घायल हो, वह लोगों को खाकर ठीक हो सकता है। उसी समय घायल रेयान ने मेहनत से खंजर पाया और शरीर की रस्सी काटी। स्लेट से मुक्त होकर रेयान ने कुछ डार्ट्स अपने बचाव के लिए रखे। उसने ऊपर वेंटिलेशन डक्ट देखी। टेबल कुशन का उपयोग करके वहां से निकल गया। छोटे बालों वाली लड़की भागते समय दूसरों से अलग हो गई। वह एक कमरे में छिपी, फोन निकाला, पर कोई संकेत नहीं था। निराश होकर रोने लगी। अचानक बाल छोड़कर वह मुक्त हुई और तेजी से नीचे भागी। ओगरे ने बालों को सूंघा, बुराई का संकेत देते हुए। पहली मंजिल पर छोटे बालों वाली लड़की बाकी तीनों से मिली। वे एक कमरे में छिपकर ओगरे से निपटने की योजना बनाने लगे। अचानक ऊपर से आवाज आई। सभी डर गए। वेंटिलेशन डक्ट टूटी और रेयान गिरा। उसने कहा कि सबको यहाँ से निकलना चाहिए, वरना यह घर उनकी कब्र बन जाएगा। चश्मे वाला आदमी पुलिस को फोन करने बढ़ा, पर जाल में फंस गया। उसके पैर में तेज दर्द हुआ। चश्मे वाले आदमी ने दर्द से चीख मारी, पर फोन अभी भी काम कर रहा था। शियाओ हेई ने पुलिस को फोन किया, पर ओगरे ने फोन छीन लिया। सभी को कमरे से निकलकर फिर पहली मंजिल पर लौटना पड़ा। उन्होंने महसूस किया कि भागने पर भी राक्षस का पीछा करने से बचना मुश्किल होगा, इसलिए वहीं रुककर पुलिस का इंतजार करने लगे। लेकिन राक्षस ने उन्हें सांस लेने का मौका नहीं दिया। अगले ही पल वह बाहर से टूट गया। राक्षस का शरीर नीचे खींच लिया गया। राक्षस का शरीर नीचे खींच लिया गया। खत्म। दोनों को बुरी तरह पीटा गया। चश्मे वाले आदमी की मौके पर ही मौत हो गई। दाढ़ी वाला आदमी भी गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन राक्षस को उसे तुरंत भगाने की जल्दी नहीं थी। वह शांति से रिकॉर्ड लगाकर शिकार का आनंद लेने की तैयारी करने लगा। राक्षस द्वारा फिर से गिराए गए दाढ़ी वाले आदमी ने मौका देखकर जमीन से हथियार उठाया और सीधे राक्षस की जांघ में घोंप दिया। फिर पास पड़े ग्रामोफोन को उठाकर उस पर दे मारा। भागते समय उसने चुनौती देने वाले शब्द भी कहे। मकसद था राक्षस को नीचे खींचना। जमीन पर ग्रामोफोन के टुकड़े देखकर राक्षस तुरंत ऊपर आया और उसका पीछा करने लगा। अब रेयान की बारी थी चारा बनने की। आखिर वह राक्षस का चुना हुआ शिकार था। उसने आसानी से राक्षस का ध्यान खींच लिया और सीढ़ियों में छिपे 2 लोग मौका देखकर ऊपर चले गए। वे छत तक पहुंचे। रेयान के राक्षस को बाहर लाने का इंतजार करने लगे ताकि क्रॉस से उसे मार सके। योजना सफल रही। राक्षस आसानी से बाहर आ गया। जैसे ही उसने रेयान को पकड़ा, रेयान ने तुरंत पीछे से डार्ट निकालकर राक्षस के सिर पर वार किया। दर्द से कराहते राक्षस ने शिकार छोड़ा। रेयान ने मौका देखकर दूरी बनाई और बचे 2 डार्ट फेंककर राक्षस की दोनों आंखों को निशाना बनाया। अंधा हुआ राक्षस पागलों की तरह हमला करने लगा। तभी छत पर दोनों ने क्रॉस निकाला। सही मौका देखकर रेयान ने उन्हें क्रॉस फेंकने का इशारा किया। क्रॉस ने सटीक निशाना लगाकर राक्षस के सिर को छेद दिया, उसे जमीन पर जड़ दिया। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक आसमान को ढंकते काले कौवे अधमके और तेज हवा के साथ छत पर दोनों पर हमला करने लगे। घबराहट में हु जिनान ने गलती से कदम रखा और छत से गिरकर मौके पर ही मर गया। शियाओ हेई भूतिया घर में वापस भाग गया। वह जल्दी से पहली मंजिल पर आया और कौवों से बचने के लिए रेयान को अंदर खींच लिया, लेकिन कौवे पीछा नहीं कर रहे थे। उन्होंने राक्षस को घेर लिया। दोनों के मुड़कर देखने का इंतजार कर रहे थे। राक्षस और कौवे गायब हो गए थे। सिर्फ जमीन पर क्रॉस पड़ा था। फिर शियाओ हेई ने रेयान को भूतिया घर से बाहर निकालने में मदद की। पुलिस की गाड़ी
गाड़ियां देर से पहुंची, उन्हें पुलिस ने ले लिया, जबकि राक्षस कौवे की मदद से रयान के भागने वाले तहखाने में छिपकर फिर से जीवित हो गया। लगता है 23 दिनों का खूनी शिकार अभी खत्म नहीं होगा।